रंगा बैल ने अपना सब कुछ दोनों बेटों को समान हिस्से करके अपनी थोड़ी सी संपत्ति दे दी थी, लेकिन वो खेती वाली जमीन और फल वाले पेड़ की जमीन में से किस बेटे को कौन सी देनी चाहिए ये तय नहीं कर पा रहा था। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है पिताजी। आप मुझे जो भी देंगे चलेगा। भाई को जो पसंद है वो पूछकर दे दीजिए। मुझे किसी भी बात का कोई लालच नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है छोटे भाई, मैं लालच हूँ ये मतलब है? ठीक है, तुमने ये कह दिया है तो मुझे खेती वाली जमीन चाहिए। ऐसे टीका भाई खेती वाली जमीन ले लेता है और मीठा भाई फलों वाली जमीन लेता है। खेती वाली जमीन पर कौन सी भी फसल उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उस फलों वाली जमीन पर सिर्फ काले जामुन के पेड़ हैं और वो फल साल में एक ही बार होते हैं। और ऐसे मौसम में तो वो सारे पेड़ सूखे पड़े हैं और खेत में फसल बेचने के लिए तैयार है। इस बात से टीका भाई बहुत खुश था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला है कहकर मीठा भाई को कोई दुख नहीं था। उदास मत हो मोना, एक दिन हमारे साथ भी जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तब तक हमें सिर्फ सब्र से इंतजार करना होगा। पता नहीं आप इतने भोले क्यों हो। अच्छा समय चाहे कभी भी आए, तब तक हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा जी। मीठा के पास अपनी पत्नी से कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त उन्हें काले जामुन के पेड़ों के बीच गुजारने लगता है। कभी बच्चों जैसे किसी चमत्कार के बारे में सोचकर खुश होता है तो कभी अपने बच्चों के बारे में सोचकर दुखी होने लगता है। दिन गुजारते जाते हैं और हर दिन के साथ मीठे का गुजारा करना मुश्किल होता जाता है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से एक एक करके सभी लोग भूखे मर जाएंगे। जाकर कम से कम उन पेड़ों को काटकर उन लकड़ियों से व्यापार करके पैसे लेकर आओ जी। जैसे तुम कहो मोना, मैं अभी जाकर उन पेड़ों को काटने का काम पर लग जाता हूँ। ऐसे कहकर पेड़ों के पास पहुँचा हुआ मीठा उसके पेड़ पर लगे हुए इतने सारे फल देखकर हैरान हो जाता है। एक एक पेड़ पर इतने फल लगे हुए थे कि पेड़ वजन की वजह से नीचे झुक रहे थे। लगता है मेरे आंखों के साथ छलावा हो रहा है। ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। ऐसे मीठा खुद को समझा ही रहा था कि तभी उन पेड़ों में से एक पेड़ मीठा से बात करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये कोई छलावा नहीं है। तुम्हारी आंखें जो देख रही है वो सच है मीठा भाई। ये तुम्हारे अच्छा और सब्र का फल है। इन्हें जितना चाहे खाओ और व्यापार कर लो। ये फल जब तक इस पेड़ पर लगे हुए हैं, तब तक इन्हें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता है। सब सुरक्षित है। मीठे को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वो कुछ फल तोड़कर अपने घर लेकर जाता है। वो देखकर जब मोना उससे सवाल करती है, तब मीठे को यकीन होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मोना, लेकिन अब तुम्हारे कहने के बाद मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। ऐसे कहते हुए मीठा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके बाद बाजार में ले जाकर ढेर सारे काले जामुन बेच कर आता है। मीठा चाहे कितने भी फल क्यों ना तोड़ ले, वो कम ही नहीं हो रहे थे। इस वजह से मीठा कुछ ही दिनों में अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करके खुश रह रहा था। वो देखकर टीके बाई और उसकी पत्नी को कुछ हजम नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कहा था कि सब कुछ वो काम में आएगा, वो तुमने ले लिया है और अपने भाई को बेकार जमीन और कचरा दिया है।
तो फिर वो आज इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहा है? कहाँ से आ रहे हैं उसे वो पैसे? कहीं उसे उन काला जामुन के पेड़ों के बीच कोई खजाना तो नहीं मिला है ना? शायद हो सकता है। अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं अपने हिस्सा लेकर ही वापस आऊंगा। अगर ना माने तो सारा ही वूटा ले आऊंगा। ऐसे कहते हुए टीका भाई मीठा भाई से खजाने का हिस्सा लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर में काले जामुन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो देखकर क्या कहना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है टीके को। कुछ नहीं भाई, बस यूं ही गुजर रहा तो सोचा मिल लो। मुझे थोड़ा सा अफसोस और खुशी है। ये मत पूछना क्यों। आगे से मैं भी ईमानदार बनने की कोशिश करूंगा। मीठा समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए मुस्कुराकर चुप हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कांतापुर नाम के एक गांव में छोटूलाल नाम का एक बहुत बड़ा धनवान बैल अपनी पत्नी चंदा गाय और 6 बेटों के साथ एक बड़े से घर में रहता है। वैसे तो छोटू और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमेशा से अपनी एक बेटी चाहते हैं। बस यही उम्मीद है कि इस बार हमारी एक प्यारी सी बेटी हो। यही आखिरी बार है, इसके बाद अब और कोई उम्मीद नहीं है जी। इस बार हम निराश नहीं होंगे चंदा। मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है, इस बार हमारी एक बेटी जरूर होगी। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक छोटी सी गाय का जन्म होता है। उसके जन्म के बाद घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया था। हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। छोटूलाल अपनी बेटी का नाम रखने के लिए एक बहुत बड़े ज्ञानी को बुलाता है। महात्मा जी, हमारी बेटी हमारी बरसों के सब्र का फल है। इसीलिए जो कहना है आपने पूरे बरसों का ज्ञान इकट्ठा करके सोच समझकर कहना। मुझे आपको निराश करने का कोई इरादा नहीं है छोटूलाल जी। चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं सच ही बताना पसंद करूंगा। ऐसे कहते हुए वो ज्ञानी बैल कहता है कि छोटू की बेटी का जन्म सिर्फ तबाही मचाने के लिए हुआ। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो जहाँ पर भी कदम रखेगी वहाँ पर मौत का तांडव होगा। और इसकी शुरुआत आपकी बेटी एक पहली जन्मदिन पर आपके बड़े बेटे की मौत से शुरू होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसे घटिया बातें कहने की? छोटू जी, इसे अभी मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। उस ज्ञानी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और उसे उस वक्त बेइज्जत करके वहाँ से निकल दिया जाता है। समय गुजरता जाता है। चंदा और छोटू की बेटी लिल्ली 1 साल की होती है। उसके जन्म पर ही लिल्ली के बड़े भाई की मौत हो जाती है अचानक से। मैं उन महात्मा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता हूँ चंदा, लेकिन मैं अपने बच्चों को यूं ही खोना भी नहीं चाहता हूँ। अब तुम ही कोई बीच का रास्ता निकल सकती हो। ठीक है कहकर लिल्ली को घर से दूर, सबसे दूर एक कमरे में कुछ सहायकों के साथ रखते हैं और हर रोज पहले चंदा, उसके बाद छोटू ऐसे बारी बारी से अपनी बेटी के साथ समय गुजारते हैं। लिल्ली के भाइयों को उसके माँ बाप के द्वारा कही हुई बातों के अलावा ना उन्होंने कभी लिल्ली को देखा था, ना ही कभी उसकी आवाज सुनी थी। वो भाई अपनी बहन से मिलने के दिन के इंतजार में लगे हुए थे बस। क्या बात है चंदा, तुम उदास लग रही हो? लिल्ली ठीक तो है ना? आपको तो पता है ना
एक एक करके हमारे सभी सहायक मर रहे हैं। आज ही हमारी आखिरी सहायक ने मौत के डर से भाग गई है। अब हम क्या करें? लिल्ली को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए पहले छोटू रुकता है, उसके बाद चंदा रुकती है। ऐसे करने की वजह से छोटू और चंदा की भी मौत हो जाती है अचानक से। और पहली बार लिल्ली के भाई उससे मिलने वाले होते हैं। अब ना माँ है और ना ही बाबूजी है, इसीलिए हमारी बहन को उस घर से बाहर निकालकर हमारे पास लेकर आना चाहिए। हमें नहीं पता उसे वहाँ पर रखने की वजह। वो वजह माँ और पिताजी के साथ ही खत्म हो गई है। ठीक है कहकर सभी भाई मिलकर लिल्ली को लेने के लिए जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होकर अपने घर लेकर आते हैं। इतने सालों में लिल्ली अपने घर को पहली बार देखकर बहुत खुश होती है। सिर्फ माँ और पिताजी के मुंह से सुना था, इतने अच्छे भाई और घर है कहकर आज अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश हूँ मैं। 2 दिन में तुम्हारे जन्मदिन है, इस बार हम सब साथ रहेंगे तुम्हारे। सभी भाई बहन बहुत खुश थे, लेकिन लिल्ली के जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले ही लिल्ली के एक भाई की अचानक मौत हो जाती है। उस दुख में सभी लोग जन्मदिन की बात ही भूल जाते हैं। समय गुजरता जाता है और गुजरते समय के साथ लिल्ली के 6 भाइयों में से अब सिर्फ 2 ही रह जाते हैं। भाई, शायद मुझे अब पता चल गया है कि लिल्ली को हमसे दूर क्यों रखा गया था। तू हमारे भाइयों की मौत की जिम्मेदारी हमारी मासूम बहन को तह रहा है। ये सही नहीं है मेरे भाई। इससे पहले कि एक भाई दूसरे भाई पर यकीन करे, लिल्ली के आखिरी दोनों बचे हुए भाई भी मर जाते हैं। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है कहकर आत्महत्या करने के जा रही लिल्ली को एक बैल बचा लेता है। लिल्ली को वो बहुत पसंद आता है। उन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद कुछ बच्चे भी होते हैं और एक दिन उसका पति भी गुजर जाता है और ये सिलसिला कभी खत्म हो ही नहीं होता है।